हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी नाउ 6 पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज चैप्टर 3 की क्लास है जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। पहला पॉइंट है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? अजमेर और तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और साथ ही चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ। चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने किसे? गढ़वाल के शासक जयचंद को हराया। ओके। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो गई। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? दिल्ली और अजमेर का। तराइन की द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। साथ ही चंदावर का युद्ध हुआ जो कि 1192 में हुआ था उसमें गढ़वाल के शासक जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हराया। ठीक। और उसके बाद 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी माना। मोहम्मद गौरी का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी माना, जिसने आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना की। अब आगे है दिल्ली सल्तनत के अधीन शासक वंश। दिल्ली सल्तनत के अधीन शासक वंश क्रमानुसार है। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ठीक है। तो सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। गुलाम वंश का काल कब से कब तक था? 1206 से 1290। गुलाम वंश का काल था 1206 से 1290। और जैसे पहले बताया कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गुलाम वंश की स्थापना से ही दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है। ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना से दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर खिलजी वंश आया। खिलजी वंश का काल क्या है? 1290 से 1320। खिलजी वंश का काल है 1290 से 1320। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ओके। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने भारत में मंगोल आक्रमण को रोकने का बहुत हद तक प्रयास किया और काफी हद तक सफल भी रहा। उसके बाद है तुगलक वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। तुगलक वंश का काल है 1320 से 1413। तुगलक वंश का काल है 1320 से 1413। और तुगलक वंश का महानतम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का महानतम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश का काल क्या है? 1414 से 1451। 1414 से 1451। ठीक है। तो सैयद वंश का काल क्या है? 1414 से 1451। सैयद वंश में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। सैयद वंश के दौरान मतलब सैयद वंश की स्थापना कैसे हुई ये जानते हैं कि 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर तैमूर लंग के वंशज ने जिस वंश की स्थापना की वही सैयद वंश के नाम से जाना गया। सैयद वंश का काल है 1414 से 1451। इसमें तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1398 में। फिर तैमूर लंग के वंशज ने जिस वंश की स्थापना की उसे ही सैयद वंश के नाम से जाना गया। ठीक। इसके आगे लोधी वंश। लोधी वंश का काल है 1451 से 1526। 1451 से 1526। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। ओके। अब आगे है 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में है कि सबसे पहले 12वीं शताब्दी के दौरान, 13वीं शताब्दी में तो दिल्ली सल्तनत आया, फिर 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली तोमर राजपूतों की राजधानी बनी। सबसे पहले 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली किन की राजधानी बनी? तोमर राजपूतों की राजधानी बनी। उसके बाद अजमेर के
चौहानों, जिसे चाहमान भी कहा जाता है, चौहानों को चाहमान भी कहा गया है, अजमेर के चौहानों के हाथों ये जो तोमर थे इन्हें परास्त किया गया। उसके बाद इसी काल में 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बना, जिसमें समृद्धशाली जैन व्यापारियों का बसाव भी था। 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बना, जिसमें समृद्धशाली जैन व्यापारियों का बसाव था, और यहाँ पर दिल्ली में ही दहलीवाल नामक एक सिक्के डाले गए। इसी काल में 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में दहलीवाल नामक एक सिक्के डाले गए। एक क्या मतलब दहलीवाल नामक सिक्के डाले गए, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। 13वीं शताब्दी के दौरान, 12वीं शताब्दी में तोमर राजपूत है, 13वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत का आरंभ हुआ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 13वीं शताब्दी के दौरान, और इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रों पर इस दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण हो गया। इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रों पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण था। और इस सल्तनत की शुरुआत किससे होती है? गुलाम वशीद से होती है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और राजधानी क्या बनाया गया? लाहौर को बनाया गया। और इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी दिल्ली में। उसके बाद ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसे होती है? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और इस काल में जो इतिहास लिखे गए उसे तवारीख कहा गया। इस काल के इतिहास को तवारीख कहा गया। ठीक है, आगे है अभिलेख। अभिलेख सिक्के और स्थापत्य सूचना के माध्यम से हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है। अभिलेख सिक्के और स्थापत्य सूचना के माध्यम से पुराने समय की जानकारी मिलती है। और स्थापत्य सूचना का अर्थ है भवन निर्माण कला। ठीक है, और साथ ही महत्वपूर्ण इतिहास तवारीख। तवारीख भी वही है, तवारीख में भी पुराने समय की जानकारी लिखी गई है, पुराने समय की जानकारी दी गई है, मतलब इतिहास लिखा गया है। इतिहास तवारीख इतिहास है जो कि सुल्तानों के शासनकाल में लिखे गए। तवारीख सुल्तानों के शासनकाल में लिखे गए। और इसके लेखक कौन हुआ करते थे? सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति हुआ करते थे। ये क्या करते थे? घटनाओं का वर्णन किया करते थे। हाँ, तो तवारीख के लेखक क्या करते थे? घटनाओं का वर्णन किया करते थे, प्रशासन संबंधी सलाह दिया करते थे और न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ठीक है, ये नगरों में रहते थे, ज़्यादातर गाँव में बहुत ही कम रहते थे, और सुल्तान के लिए लेखन करते थे और इनाम पाने की आशा में किया करते थे। सुल्तान के लिए लेखन इनाम पाने की आशा में किया करते थे। इसके अलावा ये जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद आधारित समाज में विश्वास रखते थे, परंतु समाज के अन्य लोग इनके इन विश्वास को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद आधारित समाज में विश्वास रखते थे। ओके, आगे है इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश की बेटी रज़िया। इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान जो 1236 में शासक बनी। इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान 1236 में शासक बनती है। और उस समय के इतिहासकार मिन्हाजी सिराज ने रज़िया को उसके भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम समझा। मिन्हाजी सिराज ने रज़िया को उसके भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम समझा, परंतु फिर भी अन्य लोगों ने एक रानी को शासक के रूप में नहीं स्वीकारा, और 1240 में रज़िया को गद्दी से हटा दिया गया। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान बनती है, और मिन्हाज सिराज जो समय के इतिहासकार थे उसने उसे अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम समझा, परंतु फिर भी अन्य लोग जो थे वो एक रानी को शासक के रूप में नहीं स्वीकार कर सके, और 1236 में उसे गद्दी से हटा दिया गया। आगे है 10 नंबर पॉइंट, आंध्र प्रदेश का वारंगल क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का वारंगल क्षेत्र जो काकतीय वंश का एक राज्य, काकतीय वंश का राज्य था। वारंगल क्षेत्र क्या था? काकतीय वंश का राज्य था, जहाँ पे रानी रुद्रमा देवी रहा करती थी। जहाँ की रानी कौन थी? रुद्रमा देवी थी, और उसका काल क्या था? 1262 से 1289। आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र काकतीय वंश का राज्य था। आंध्र प्रदेश का वारंगल क्षेत्र काकतीय वंश का राज्य था, जहाँ की रानी कौन थी? रुद्रमा देवी थी, और उनका काल क्या था? 1262 से 1289। और रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में खुद को पुरुषों जैसा बताया। अपने अभिलेख में खुद को पुरुषों जैसा बताने की कोशिश की। ठीक है, आगे है
एक और महिला शासक, ये रानी रुद्रमा देवी, रज़िया सुल्तान। इसके अलावा एक और महिला शासक है कश्मीर की रानी दिद्दा। इनका नाम कहाँ से आया? दीदी से आया, जो स्नेहपूर्वक वहाँ के लोगों ने दिया। कश्मीर में रहने वाली थी ये दिद्दा। इनका काल क्या था? 980 से 1003। 980 से 1003। 12 नंबर पॉइंट है, तेरहवीं शताब्दी के दौरान, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में दिल्ली सुल्तानों का शासन, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में दिल्ली सुल्तानों का शासन कैसा था? गैरिसन शहर। गैरिसन क्या था? गैरिसन मतलब एक किलेबंदी बसाओ, जहाँ पे सैनिक रहा करते थे। एक किलेबंदी बसाओ जहाँ पे सैनिक रहा करते थे। ये जो दिल्ली सुल्तान था, ये 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में दिल्ली सुल्तानों का शासन कैसा था? गैरिसन के निवास के लिए बने, गैरिसन मतलब सैनिकों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों तक थे। इनका शासन कहाँ से था? कहाँ तक था? सैनिकों के निवास के लिए, मतलब गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों तक थे, और उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर नियंत्रण नहीं था। मतलब ज़्यादा दूर तक इनका नियंत्रण नहीं था आरंभिक वर्षों में, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में। आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए वो क्या करते? व्यापार, कर और लूटमार पर निर्भर रहते थे। आवश्यक सामग्री, रसद और आदि के मतलब आवश्यक सामग्री, रसद इत्यादि के लिए व्यापार, कर और लूटमार पर निर्भर रहते थे। इसे माना जा सकता है कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में दिल्ली सुल्तान का मतलब शासन उतना विस्तारित नहीं था उनका। ओके, आगे है 13 नंबर पॉइंट है, दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण कठिन था। दिल्ली से सुदूर बंगाल मतलब बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण क्या था? कठिन था। और इस सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। और विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, राज्यकाल में हुआ। ठीक। 14 नंबर पॉइंट है, आरंभिक सुल्तान साम्राज्य में, जो आरंभिक सुल्तान थे वो अपने साम्राज्य में क्या क्या करते थे? अपने साम्राज्य में विशेष गुलामों को, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के मतलब समय के विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। ठीक है, विश्वसनीय मतलब विश्वासी सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान थे वे क्या करते थे? सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त कर देते थे। ठीक है, सामंत और जमींदारों के स्थान पर क्या करते थे? अपने विशेष गुलामों को ही सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। और इन गुलामों को क्या कहा जाता था? फारसी में बदंगा कहा गया। और इन गुलामों को फारसी में क्या कहा गया? बदंगा कहा गया। ठीक, जहाँ नहीं समझ आए वहाँ पे बताइएगा कमेंट करके। आरंभिक जो सुल्तान थे मतलब दिल्ली सल्तनत में रहने वाले, वो क्या करते थे? अपने विशेष गुलामों को ही सूबेदार बना दिया करते थे। ठीक है, अपने विशेष गुलामों को सूबेदार बना दिया करते थे, जिन्हें फारसी में बदंगा कहा गया। ओके, जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही लिखा है मैंने, ज़्यादा नहीं। इसके आगे है खिलजी और तुगलक ने भिन्न भिन्न इलाकों के सूबेदार नियुक्त किए। खिलजी और तुगलक वंश ने भिन्न भिन्न इलाकों के सूबेदार नियुक्त किए। इन इलाकों को क्या कहा गया? इक्ता कहा गया। ये जो इलाके थे इन्हें इक्ता कहा जाता था, और इन इलाकों को संभालने वाला इक्तादार या फिर मुफ्ती कहलाता था। इन इलाकों को संभालने वाला इक्तादार या फिर मुफ्ती कहलाता था। और इन मुफ्ती या फिर इक्तादार का फर्ज क्या होता था? सैनिक अभियानों का, इन मुफ्ती या फिर इक्तादार का फर्ज होता था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में मतलब अपने इलाकों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, इनका फर्ज होता था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती क्या किया करते थे? अपने इलाकों से ही राजस्व की वसूली किया करते थे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में जो ये एकता थे क्या किया करते थे? अपने इलाकों से ही राजस्व की वसूली किया करते थे। ठीक है, इसके आगे हैं 3 तरह के कर। कौन कौन से? कृषि पर, मवेशियों पर और घरों पर। ठीक है, 3 तरह के कर, कृषि पर, मवेशियों पर और घरों पर। कृषि पर जो कर लगाते थे उसे खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। कृषि पर जो कर लगाया जाता था उसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का कितना प्रतिशत होता था? 50% होता था। इसके अलावा मवेशियों पर और घरों पर कर लगाए जाते थे। ओके, इसके आगे है
चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों का 1219 में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों का 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान पर हमला। चंगेज खां के नेतृत्व में 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान पर किसका हमला? मंगोलों का हमला। कहाँ पे किया था? ईरान में ट्रांस आक्सिसियाना, ठीक है। ये जो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने जो आक्रमण किया था उत्तर पूर्वी ईरान में 1219 में, कहाँ किया था? ईरान के ट्रांस आक्सिसियाना में, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान, आज के समय में उज्बेकिस्तान है, ठीक है, उस पर हमला किया। और इसके शीघ्र बाद ही, इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। ओके। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था? दिल्ली पर मंगोल के आक्रमण बढ़ गए थे, ठीक। इसके आगे है दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 ईस्वी और 1302 से 1303 के दौरान, ठीक है। सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया। इन हमलों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया और अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक गैरिसन शहर बनाया। अपने सैनिकों के लिए क्या बनाया? सीरी नामक गैरिसन शहर बनाया। कहा था ना गैरिसन? क्या? एक किलेबंदी बसाओ जिसमें सैनिक रहा करते हैं, ठीक है, रहा करते थे। उसके प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे। ये जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक कदम था, मतलब दुश्मनों से लड़ने के लिए काफी सफल और मंगोल आक्रमण का भी सफलतापूर्वक इसने सामना किया। खिलजी अपने सैनिकों को क्या करता था? नगद वेतन दिया करता था, ठीक। बस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखा है मैंने, ज्यादा नहीं लिखा है। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल सेना परास्त हुए। ये भी क्या करता था? सैनिकों को नकद वेतन देता था। उसने टोकन नामक मुद्रा चलाई। कैसी मुद्रा चलाई? टोकन नामक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और माना जाता है कि इसका प्रशासनिक कदम अत्यंत ही असफल रहा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का सफल था, परंतु इसका असफल था। और कश्मीर पर आक्रमण पूरी तरह इसका विफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का। 20 नंबर है तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी राज्य रहा। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर किन वंशों का राज्य रहा? सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा। और इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। ठीक। शेरशाह सूरी के शासनकाल के बारे में जानते हैं। इसका समय है 1540 से 1545। शेरशाह सूरी का शासनकाल का समय है 1540 से 1545। इसने क्या किया था? बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे बैठा और उसे परास्त भी किया। परास्त भी किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। फिर क्या किया? शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सल्तनत। शेरशाह सूरी का शासनकाल देख लिया। अब सल्तनत काल में इस्लामिक स्थापत्य, संगीत, साहित्य और धर्म का भारतीय परंपराओं में क्या हो गया? सम्मिश्रण हो गया। सल्तनत काल में इस्लामिक स्थापत्य, संगीत, साहित्य और धर्म का भारतीय परंपराओं में सम्मिश्रण हो गया। ठीक। 23 नंबर है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। और यह मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद थी। ठीक है। आगे है मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। किसने करवाया मोट की मस्जिद का निर्माण? सिकंदर लोदी ने करवाया। ओके, तो बस यहाँ पे ये चैप्टर 3 खत्म